बहुत बहुत शुक्रिया। सामाजिक आंदोलन न्याय मंच बिहार आयोजकों, विशेष तौर पर रिंकू जी, गौतम भाई, तमाम लोगों का शुक्रगुजार। सम्मानित मंच और साथियों, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जोहार। साथियों, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र मीणा है। मैं राजस्थान के पूर्वी हिस्से सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के कबीले से आता हूं, आदिवासी कबीले से आता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ाता हूं और आज पटना में आप सबके बीच में आकर के अपनी बात रख रहा हूं। आज का जो विषय है 14वां बढ़ते मनुवादी सांप्रदायिक हमले और कॉरपोरेट। मैं अपनी बात इन्हीं दो पहलुओं के बीच में रखूंगा, लेकिन इन सबके बीच में मैं आदिवासी जो पर्सपेक्टिव है, आदिवासियों का जो मसले हैं, उसी मसले के इर्द गिर्द अपनी बात को रखने की कोशिश करूंगा। साथियों, जब बात कॉरपोरेट की चली है, जब बात पूंजीपति घरानों की चली है, तो शायद इस देश में अगर हम सामूहिक रूप से देखें, एक तबके के बतौर देखें, तो आदिवासियों से ज्यादा हमला किसी ने इस देश में नहीं झेला है। कॉरपोरेट्स का जो हमला पिछले 70 सालों में या उससे पहले से भी अगर हम लोग देखें, अंग्रेजी हुकूमत ने जिस तरीके से लूटना शुरू किया था, वो हमला एज ए कम्युनिटी आदिवासियों ने सबसे ज्यादा झेला है। आजादी के समय पर हमारे पुरखों ने एक उम्मीद जताई थी कि अंग्रेज चले गए हैं और यहां पर यहां के लोग रूल करेंगे, शायद वो आदिवासियों के साथ बेहतर सुलूक करें। संविधान सभा के भीतर जब बैठक चल रही थी और नेहरू जी ने संकल्प प्रस्ताव पेश किया था, तो उस संकल्प प्रस्ताव के जवाब में माननीय राजेंद्र प्रसाद जी उस संकल्प प्रस्ताव की मीटिंग को चेयर कर रहे थे। जयपाल सिंह मुंडा एक बात कह रहे थे, जो उस समय पर जो आपका संयुक्त बिहार था उसी के रिप्रेजेंटेटिव थे, आदिवासी समाज से आते थे। उन्होंने एक बात कही थी कि जब हम लोग एक बेहतर मुल्क बनाने जा रहे हैं, जब हम लोग ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि सबको बराबरी का हक हुकूक मिलेगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हक और हुकूक बाकी लोगों को मिलेगा वही आदिवासियों को भी मिलेगा, वही सम्मान आदिवासियों को भी दिया जाएगा। लेकिन आजादी के 70-75 साल बाद भी हम देखते हैं कि वो सम्मान, वो हक आदिवासियों को नहीं मिला। आजादी के समय उसके बाद में ये कहा गया कि मिक्स इकोनॉमी होगी, लेकिन हम देखते हैं कि 90 के बाद वो मिक्स इकोनॉमी के आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। और खास करके जब से मोदी की हुकूमत आई है, तब से तो पूरी की पूरी इकोनॉमी प्राइवेट इकोनॉमी हो गई है। और उस प्राइवेट इकोनॉमी में जो कॉरपोरेट का हमला है, वो हम सब लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं। मोदी सरकार ने एक स्लोगन दिया है, मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिमम गवर्नेंस। इसका मतलब हम सब लोग जानते हैं कि सरकार की जो इकोनॉमी में हिस्सेदारी है, जो भागीदारी है, वो कम कर दी गई है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए उसको रन किया जा रहा है। और उसके तहत अगर हम लोग देखें तो तमाम तरीके की जो योजनाएं पुराने दौर में चल रही थी, जिसके जरिए सरकार की हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई थी, यह तय किया गया था कि इस देश के जो शोषित पीड़ित तबके हैं, इस देश की जो आम जनता है, उसको उसका वाजिब हक दिया जाएगा। उसके लिए कुछ प्लान्स बनाए जाएंगे। वो तमाम तरीके के प्लान, चाहे 5 ईयर प्लान हो, चाहे और तमाम तरीके की पॉलिसीज हो, सबको ड्रॉप कर दिया गया। प्लानिंग कमीशन को ही ड्रॉप कर दिया गया और इस तरीके की जितनी भी सारी चीजें थी उन सबको खत्म कर दिया गया। तमाम चीजों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया।
और इस कड़ी में सबसे बड़ा मसला आया आदिवासियों के साथ। जब प्राइवेटाइजेशन की बात चली तो आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन को सबसे पहले छीनना शुरू किया। इस देश में आज की तारीख में लगभग 193 से ज्यादा कोयल माइन फील्ड चल रहे हैं। कोयला खदान की जो बड़ी बड़ी खदानें हैं वो चल रही हैं 193 जगहों पर। ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, ये हजारों लाखों हेक्टेयर के एकड़ में चलने वाली खदानें हैं। पिछले 7 साल में 55 नई खदानों को मंजूरी दी गई है। लगभग 250 से ज्यादा खदान है। इन सब का अगर एरिया मिलाएं तो इनके 80 से 85% एरिया आदिवासी एरिया है। ये आदिवासी एरिया है और इन आदिवासी एरिया में जो खदानें की जा रही हैं और इन खदानों के चलते जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि तमाम तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट कर दिया गया है। एक भी माइनिंग का टेंडर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतरता है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो हक हुकूक दिए गए थे उन सबको डाइल्यूट कर दिया गया। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के जो क्लियरेंस होते थे उन सबको डाइल्यूट कर दिया गया। उनका अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब तो इवन यह हालत आ गई है कि उनकी जरूरत भी नहीं है कि आप माइनिंग के लिए वो परमिशन लें, क्लियरेंस लें। पिछले अगर 20 साल का एग्जाम्पल आपको दिया जाए तो इस देश में 77 लाख लोगों को विस्थापित किया गया अपनी जमीनों से। 77 लाख लोग, उसमें लगभग 60% आदिवासी है। 60% आदिवासी, सिर्फ 20 साल की बात कर रहा हूं। आजादी के बाद से लेकर आज तक इसी के नाम पर आदिवासियों को कम से कम 2 दफा, 50% आदिवासियों को 2 दफा अपनी जमीनों से विस्थापित कर दिया गया है इन्हीं कॉर्पोरेट्स के लिए। यह हकीकत है। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो जब कॉर्पोरेट्स के हमले की बात चल रही है तो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है एक दूसरे फील्ड का भी, वह है एजुकेशन का। और एजुकेशन के फील्ड में आप देखेंगे तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है उसमें तो बहुत क्लियर कट कह दिया गया है कि अगर आपकी हैसियत है तो आप एजुकेशन ले लीजिए, आप कर्जा लीजिए या जो भी चीज लेना लीजिए, घर बेचिए, जमीन बेचिए, जायदाद बेच दीजिए और कुछ है तो वो बेच दीजिए और तब जाकर एजुकेशन लीजिए। लेकिन स्थिति यह है कि कौन लोग हैं जो इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत बाहर कर दिए जाएंगे। इस देश का आदिवासी आज की तारीख में अपने जल, जंगल, जमीन और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा है। वहां आप कह रहे हैं कि आप पैसा दे करके, बड़ा कर्ज लेकर के, लोन लेकर के आप एजुकेशन लीजिए। आपको बता दिया जाए कि इस एजुकेशन के जरिए आदिवासी तो कम से कम अपनी एजुकेशन नहीं ले पाएगा। वो अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। वो पहले अपना अस्तित्व बचाएगा, बाद में एजुकेशन की सोचेगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये करने जा रही है उनके साथ। पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने अभी कहा है कि जितनी भी वहां की राज्य सरकार की यूनिवर्सिटीज है, तमाम यूनिवर्सिटीज को कह दिया गया है कि आपको किसी तरीके का कोई फंड नहीं मिलेगा। आप सब लोग लोन लेना शुरू कीजिए। और उन्होंने पूरा चार्ट तैयार किया गया किस यूनिवर्सिटी को कितना लोन दिया जाएगा। अब आप सोचिए कि कैसे इस देश का आदिवासी हो, दलित हो या पिछड़ा तबका हो या जो गरीब, वो कैसे अपनी एजुकेशन ले पाएगा जब पूरी एजुकेशन ही लोन बेस हो जाएगी। दूसरी तरफ पिछले दिनों हमने एक चीज और देखा कि जिस तरीके से एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन किया गया, उसको कॉर्पोरेट्स के हवाले किया गया। मैं राजस्थान के जिस हिस्से से आता हूं वह मिर्च की पैदावार बहुत है, मिर्च बहुत होती है, टमाटर भी अच्छा खासा होता है। लेकिन हमने पूरे जीवन में कभी भी 3 या 4 रुपए किलो से ज्यादा मिर्च और टमाटर आज तक नहीं बेचा। कई दफा तो ऐसे हालत हो जाते हैं कि मंडी में हड़ताल हो गई, आप टमाटर या मिर्च लेकर के आए
और वो ट्रक में लदा हुआ 2 दिन तक अगर हड़ताल है या नहीं बिका तो उसी में रखा वो सड़ जाएगा बोरियों में, और फिर जाकर के कचरे वाले को आप पैसा दीजिए कि भाई इसको खाली कर दो, ट्रक वापस लेकर के जाना है। ये हमारी हालत है। लेकिन जिस तरीके से बेचा गया अडानी के लिए, उनके लिए गोदाम तैयार कर दिए गए, पहले से गोदाम तैयार कर दिए गए, और उन गोदामों के जरिए पूरा का पूरा एग्रीकल्चर अडानी और अंबानी और बाकी लोगों को सौंप दिया गया। यह स्थिति दूसरी तरफ। एक दूसरा पहलू जो इसी कॉर्पोरेट्स के साथ जुड़ा हुआ है वो है मिलिटराइजेशन का इशू, सैन्यकरण का इशू, जो आदिवासियों के साथ बहुत गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है। इस देश का लगभग 16% हिस्सा डिफेंस पर खर्च हो रहा है, लेकिन उस डिफेंस में आपको बता दिया जाए कि पिछले 5 से 7 सालों में जितने भी पुलिस मिलिट्री के कैंप खुले हैं उनमें से 80% आदिवासी एरियाज में है। 80%। बस्तर सबसे ज्यादा ऐसा इलाका जहां मिलिट्री की प्रेजेंस है, और कहा जा रहा है सुरक्षा, विकास, ये 2 उन्होंने टाइटल दिए गए। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ऑपरेशन प्रहार समाधान अभी इस देश में चल रहा है, शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा। ऑपरेशन प्रहार समाधान के तहत आदिवासी इलाकों में ये कैंप खोले गए, और इन कैंपों के जरिए वहां पर नए नए मिलिट्री के कैंप लगा करके आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही हैं। पिछले साल 17 मई से लेकर के आज तक छत्तीसगढ़ के सिलगेर में एक आदिवासियों का आंदोलन चल रहा है। लगभग 50,000 से ज्यादा आदिवासी वहां पर किसान आंदोलन की तर्ज पर सिलगेर में बैठे हुए हैं। साल भर होने को है, किसी को खबर नहीं है। आदिवासी कह रहे हैं कि आप यहां पर जो मिलिट्री कैंप लगाने आए हम नहीं लगाने देंगे। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम यहां पर लगा के रहेंगे। साल भर से ऊपर हो गया। आंदोलन की शुरुआत में 4 लोगों को गोली मारी गई, जिसमें एक प्रेग्नेंट महिला थी। वो अजन्मा बच्चा भी उस गोलियों का शिकार हुआ पुलिस की, और मुआवजे के तौर पर पुलिस ने कहा कि आपको 10,000 रुपया और एक कंबल दे दिया जाएगा। वो आंदोलन आज तक चल रहा है। हसदेव छत्तीसगढ़ का एक इलाका जहां 1,74,000 हेक्टेयर का जंगल अडानी को दे दिया गया कि आप यहां से बिजली उगाइए। 1,74,000 हेक्टेयर का जंगल, ये वो इलाका है जो नो गो जोन डिक्लेयर किया गया था 2009 में, जिसका मतलब था कि इस इलाके में किसी भी तरीके की माइनिंग या किसी भी तरीके की जंगल को नहीं काटा जाएगा। लेकिन पिछले हफ्ते हमने देखा कि अडानी ने जंगल काटना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। 2015 में जब ये जंगल का सिलसिला शुरू हुआ था, माइनिंग का सिलसिला, तब बीजेपी की सरकार थी। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में जाकर के आदिवासियों को कहकर के आए थे कि आप हमें वोट दीजिए, सरकार बनवाइए, हम जंगल आपका बचा लेंगे। आज वही जंगल काटा जा रहा है। गुजरात में आपका नर्मदा तापी एक लिंक परियोजना चल रही है, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि आपकी नदियों को जोड़ा जाएगा। वहां पर लाखों से ज्यादा हेक्टेयर की जमीन को फिर से छीना जा रहा है। सरदार सरोवर जो स्टेच्यू आप लोग देखते हैं, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, उस स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर कम से कम 50 से 60 गांवों को डिस्प्लेस किया गया था। तब आप वो मूर्ति देखते हैं। उड़ीसा में इसी तरीके से आंदोलन चल रहा है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में आप देखेंगे 1993 में खदानें बटी थी आदिवासियों के नाम पर, लेकिन आज तक आदिवासियों को पता नहीं कि वो जमीनों के पट्टे किसके हाथ में है, वो कागज किनके पास है। और वह माइनिंग चल रही 1993 से लेकर 2022 आ गया। आज तक आदिवासियों को उनके कागज नहीं मिले जिनके नाम पर माइनिंग हो रही है। पूरे देश की स्थिति है। पूरे देश में आदिवासियों के आंदोलन चल रहे हैं। पिछले साल मणिपुर में 14 आदिवासियों को भारतीय सेना के जवानों ने गोली मार दी, और जब सवाल संसद के भीतर उठा तो इस देश का गृह मंत्री कहता है कि हमने मिस टेकन आइडेंटिटी का मसला था, हम लोग पहचान नहीं पाए कि वो लोग कौन थे। वो 14 लोग भारतीय सेना की गोली के शिकार हो गए, मार दिए गए, कहीं कोई चर्चा नहीं।
जब कॉर्पोरेट्स की बात चली है, लगातार इस देश में आदिवासी कॉर्पोरेट्स के खिलाफ लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके के मनुवादी हमले हो रहे हैं, रामनवमी के दिन जिस तरीके से करौली का एजेंडा आपने सुना, मेरा इलाका है, हम लोग बखूबी जानते हैं, उस इलाके में जानबूझकर जाकर के नारे लगाए गए, टोपी वाला सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। क्यों बोलेगा भाई, क्यों बोलेगा जय श्री राम? वो नहीं बोलेगा। अगर उसको मन करेगा तो बोलेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं बोलेगा। लेकिन आपके पास ये हक नहीं है कि उसको ये कहे कि वो जय श्री राम बोले। ये जो पूरा का पूरा नेशनल प्रोजेक्ट इस देश में चल रहा है, त्योहार धर्मी देश को, त्योहारों को आज की तारीख में हथियार बना लिया गया है, और हथियार बना करके कभी माइनॉरिटीज को, कभी इस देश के दलितों को, कभी आदिवासियों को, कभी पिछड़ों को, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन ये हमले अंततः इस देश के संविधान के ऊपर हमले। और मैं आखिरी बात कहकर के खत्म करूंगा। जयपाल सिंह मुंडा ने एक बात कही थी संविधान सभा के दरमियान कि ये देश सामूहिक आत्महत्या की तरफ बढ़ रहा है। ये देश सामूहिक आत्महत्या की तरफ बढ़ रहा है। हम लोग हैं जो इस देश को सामूहिक आत्महत्या से बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।